So, hey everyone, welcome back to the channel. This is boy Badal, first year MBA student, and you can call me बादल भैया। तो जैसा कि थंबनेल देख ही लिया होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का जो चैप्टर है उसका आज हम रिवीजन करने वाले हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस चैप्टर के बेसिक्स आपको आते हैं, बेसिक कंसेप्ट छोटे छोटे आते हैं। मैं कंसेप्ट को बहुत डिटेल में, बहुत डीप में समझाने की इस लेक्चर में कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें वन शॉट में पूरा पूरा चैप्टर कवर करना है 1 से 1.5 घंटे के अंदर। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं वो डिस्कस करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनफैक्ट सारे कंसेप्ट मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, सारे कंसेप्ट डिस्कस होंगे, सारे फॉर्मूलेज डिस्कस होंगे। फॉर्मूलेज से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो डिस्कस होगा। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, उस लिंक में मेरा टेलीग्राम का चैनल होगा, वहां पे जाके आप इस चैप्टर का शॉर्ट नोट डाउनलोड कर सकते हो। अब शॉर्ट नोट क्या होता है, क्लास 10th में हो, शायद आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। देखो यार, जब एग्जाम सामने आ जाएगा ना, तब आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि पूरे चैप्टर को फिर से पढ़े रिवीजन करने समय। ठीक है, तो कोशिश क्या करो, अभी थोड़ा टाइम है एग्जाम को, तो मैं जो करता था क्लास 10th में भी, इनफैक्ट मैंने किया था, 11 12 में भी किया था, शॉर्ट नोट बनाया था मैंने। तो शॉर्ट नोट क्या होता है, 1 से 1.5 चैप्टर में, 1 से 1.5 पेज में ना पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। हाँ, पूरा का पूरा एक चैप्टर एक पेज में खत्म। हाँ, एक पेज में खत्म। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे बनाने की, या शायद यहाँ पे बना ना पाऊं क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के बाद, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद शॉर्ट नोट अपने हाथों से बना के, अपने हैंडराइटिंग में बना के अपलोड कर दूंगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, 1 या 1.5 पेज का होगा, मन करे तो उसको प्रिंट आउट कर लेना या उसको अपने से लिख लेना। समझ में आई बात है? वो एक शॉर्ट नोट से ना, बेसिकली इस लेक्चर में हम उस शॉर्ट नोट में जो सारी बातें होंगी सारे डिस्कस करेंगे, और फिर शॉर्ट नोट एक बार आप पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर एकदम झकास हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, कंसेप्ट इस लेक्चर में भी समझाऊंगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बेसिक में समझाऊं। जैसे कि अगर मैं ऑफलाइन में मैं जहां पढ़ाता था या पढ़ाता हूं, ठीक है, ऑफलाइन में मैं जहां पढ़ाता हूं वहां पे ये में क्या बोलते हैं, चार्ज को समझाने के लिए मैंने आधा से 45 मिनट लिया था, आधे घंटे से 45 मिनट सिर्फ चार्ज को समझाने में लिया था। ओम्स लॉ को मैंने 2 लेक्चर में समझाया था। ठीक है, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस मैंने 3 या 4 क्लास लिए थे, 40 क्वेश्चन लगभग कराए थे। तो वो यहां नहीं हो पाएगा ना, वो यहां नहीं हो पाएगा। अभी 1 घंटे में मुझे पूरा कवर करना है, तो मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा। बट हाँ, जो आपकी क्लास 10th में पूछा जाएगा, अगर आप एक बार भी स्कूल में अगर पढ़े हैं, या अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, अगर आप पढ़े हैं या स्कूल में पढ़े हैं, तो मजा आ जाएगा। और जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़े हैं, वो अगर ये लेक्चर देख रहे हैं रिवीजन के लिए, तब तो धुआं धुआं कर देंगे भाई साहब, धुआं धुआं, ऐसे सबको धुआं धुआं करेंगे। धुआं धुआं मतलब गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का हुआ था भैया, का हुआ था इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के वजह से, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, चार्ज कैरियर के फ्लो के वजह से भाई साहब। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कंसेप्ट ये समझो कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मैं सारे डेफिनेशंस वगैरह इसमें लिखाऊंगा नहीं, सारे फॉर्मूलेज बस डिस्कस करेंगे जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपके कंप्लीट नोट्स में या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपके नोट्स स्कूल में आप बनाए होंगे। ठीक है, लिखो। तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो जैसे कि अभी बल्ब जल रहा है, ठीक है, जो फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई साहब, वो फोन भी तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है। इनफैक्ट मैं बता दूं, आजकल के जो नए फोन्स होते हैं ना, उसमें जब आप चार्ज लगाते हो तो पता है चार्जिंग 10% या 20% ऐसा नहीं लिखता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इनफैक्ट मेरे फोन में तो लिखता है करंट इलेक्ट्रिसिटी 30%, करंट इलेक्ट्रिसिटी 32%, ऐसा लिखता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कंसेप्ट बुझा गया होगा। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। पंखा चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, फोन चार्ज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले इस चैप्टर में जो काम की चीज है वो चार्ज है भाई साहब। चार्ज ना
किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल के बारे में आपने क्लास 9, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है, अगर आपको बहुत फास्ट लगे मेरी आवाज तो थोड़ा स्लो करके देख लेना, अगर स्लो लगे तो फास्ट करके देख लेना, ठीक है। तो चार्ज ना बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की। अगर कोई भी मटेरियल है, कोई भी बॉडी है जिसके पास मास है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा एक एटम के पास। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो प्रोटॉन एक ज्यादा हो जाएगा। अरे न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन जितना उतना प्रोटॉन, सिंपल सी बात है, न्यूट्रल एटम है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ऐसे समझिए, ई का बा, ई न्यूक्लियस बा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये ऑर्बिट बा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ये दूसरा ऑर्बिट, ये 3D होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो ओवरऑल प्रोटॉन एक बढ़ जाएगा ना, पहले 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, निकाल लिए, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक बढ़ जाएगा। प्रोटॉन बढ़ गया मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल बढ़ गया। नहीं समझे भाई, अरे तेरे पास 10 रुपया, मेरे पास भी 10 रुपया, मेरे से कोई 2 रुपया ले लिया तो तेरे पास तो 10 ही रुपया, बट मेरे पास से ज्यादा हो गया ना, समझ में आता। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो अब 10 प्रोटॉन लेकिन 9 ही इलेक्ट्रॉन, तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन एक बढ़ गया। अब सवाल है कि नेगेटिव चार्ज अगर किसी बॉडी को करना है, नेगेटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे, आंसर आएगा प्रोटॉन निकाल लेंगे, प्रोटॉन निकाल लेंगे। औकात है प्रोटॉन निकालने की भाई साहब, न्यूक्लियस के अंदर ना इतना हाईली डेंस है ना, आम आदमी की औकात नहीं है प्रोटॉन निकालने, ठीक है। तो हम लोग प्रोटॉन निकालेंगे नहीं भाई साहब, ये नॉर्मल से बच्चे सोच रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन निकाला, नेगेटिव चार्ज के लिए प्रोटॉन निकाला, ना, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, बहुत डेंस है भाई साहब, बहुत डेंस, मजाक नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन दे देंगे बाहर से, जैसे कि 10 इलेक्ट्रॉन था, ये पहला सिचुएशन समझ में आया। पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी को करने के लिए, किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने के लिए, नेगेटिवली चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जैसे समझ, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 यहां बनाया नहीं हूं बट ऐसे समझ, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन थे, बाहर से मैंने कहीं से, कहां से आया कोई लेना देना नहीं है, बाहर से कहीं से आया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, मतलब अब एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अरे नहीं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया तो भैया बढ़ गया ना, क्या क्या बढ़ा, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो मतलब नेगेटिवली चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसी एटम, इलेक्ट्रॉन उसको बाहर से दे देंगे तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज समझ में आया, ठीक है, ये समझने की बात है, ठीक है। अब जरा समझो, अब हाँ, एनसीईआरटी में इबोनाइट रॉड और वो क्या बोलते हैं वुलन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ का एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना, उसमें कुछ समझाने का चीज नहीं है यार, ठीक है, उसमें कुछ समझाने का चीज नहीं है। अब समझो, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है। अब हाँ जरा एक चीज, चार्ज की एसआई यूनिट के बारे में बात, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, ठीक है, कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से, छोटे सी से रिप्रेजेंट मत कर देना। अगर कूलम में लिख रहा हूं जैसे 1 कूलम, तो अगर मैं सिंबल यूज कर रहा हूं तो कैपिटल सी यूज करूंगा, और इसी को अगर मैं पूरा लिख रहा हूं तो यहाँ पे स्मॉल सी यूज होता है, ठीक है। ये बेसिक रूल है, साइंटिस्ट के नाम पे अगर कोई यूनिट का नाम होता है तो उसको बड़े से लिखते हैं। जैसे न्यूटन, 1 न्यूटन को 1 कैपिटल एल लिखते हैं ना, क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में भी कुछ चार्ज होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है,
एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या ये एक कूलम से बड़ा है? नहीं भैया, बहुत छोटा है। एक कूलम से भी छोटा है, तो 1.6 है और 10 टू द पावर माइनस 19 है। मतलब 1.6 डिवाइडेड बाय 1.0000019 टाइम्स बहुत छोटा है 1 से। बुझाया बात? ठीक है, तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन की बात हुई। 1 प्रोटॉन। मेरी बस बातें ध्यान से सुनना। आप ईयरफोन्स वगैरह लगा लो, अगर आपके पास है तो लगा लो, और बस मेरी बातें ध्यान से सुनो और मेरे साथ ना बोलने की और रिकॉल करने की कोशिश करो। इसमें नोट्स बनाने जैसा कुछ नहीं है, शॉर्ट नोट मैं दे दूंगा। ठीक है, नोट्स बनाने जैसा कुछ नहीं है, शॉर्ट नोट में दे दूंगा। आपको क्लास में टीचर ने पढ़ाया होगा, उसको याद करने की कोशिश करो और मेरी बातें सुनो, मजा आ जाएगा आपको, एकदम मजा आएगा। ठीक है, 1 प्रोटोन में कितना? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बुझाया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बातें हो गई। अब सवाल आता है क्या 1 कूलम स्मॉल चार्ज है कि बिग चार्ज है? ये कैसा सवाल आता है? इज 1 कूलम इज अ स्मॉल चार्ज और बिग चार्ज? या इसी को घुमा के वो लोग पूछते हैं, कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? तो इसको आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ऐसे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके देख लेना। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। मतबल ई कि जो एक कूलम है रे बउआ एक कूलम ना बहुत बड़का चार्ज है। ये कैसे? मजाक कर रहे का? एक कूलम एक ग्राम तो बहुत छोटा होता है, तो एक कूलम बड़ा कैसे? समझो बात को समझो। आप अगर एक कूलम को अपनी पैकेट में रखना चाहते हैं ना, एक कूलम को अगर आप अपने पैकेट में रखना चाहते हैं तो आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन अपने पैकेट में रखना पड़ेगा। 10 टू द पावर 18 ये प्लस में है, मतलब 62500 ऐसे 16 टाइम लगाना पड़ेगा जीरो, तब ये वैल्यू आएगा। समझ रहे हो? मतलब ये बहुत बड़ा वैल्यू है भाई साहब। इतना पैसा किसी के पास आ गया ना, समझ लो फिर तो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है 10 टू द पावर 18। समझ लो 10 टू द पावर 18 ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसीलिए 1 कूलम इज अ बिग चार्ज। 1 कूलम इज अ बिग चार्ज। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? पहला क्वेश्चन आ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज, एक प्रोटॉन में कितने चार्ज। पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट तो पता चल गया ना, कूलम होता है। चार्ज का यूनिट कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज, एक प्रोटॉन में कितने चार्ज, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे यहां बहुत गलती करते हैं, पूछता ये है लिख देते हैं ये, पूछता ये है लिख देते हैं ये। तो आप ये गलती मत करना, मेरी बातें ध्यान से सुन। मेरी बातें बोलना यार, मैंने शुरू से बोला, साथ में मेरा बोल। मेरी बातें ध्यान से सुनियो। क्वेश्चन अगर आया, आंख बंद कर जरा, आंख बंद करो, सिर्फ मेरी आवाज सुन। क्वेश्चन अगर आया भैया कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज, क्वेश्चन आया 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज, तो लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। माइनस वाला ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन में एक कूलम से बहुत छोटा चार्ज होता है। इसीलिए अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन में चार्ज पूछे तो आप लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बुझाया? और अगर सवाल पूछे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, एक कूलम में कई गो इलेक्ट्रॉन, 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, तब आप बोलना कि एक कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन।
बात बुझाया? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। या ये क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आया तो डायरेक्टली आंसर लिखना, अगर 2-3 नंबर में आया तो सॉल्व करना, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना। या इसका एक अलग तरीका भी होता है, वो भी आपके स्कूलों में बताया गया होगा, वो भी मैं बता रहा हूँ। यूनिटरी मेथड से मैक्सिमम बुकों में दिया हुआ है, शायद एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। तो आप यूनिटरी मेथड से जा सकते हो कि इतना कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन, अरे इसी को मैंने उल्टा लिखा यार, इतना कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम में 1 बटा इतना इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करके देख लियो। अरे भैया सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये पूछ रहे हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 19 आ जाएगा, 10 टू द पावर ले 10 टू द पावर 19 आ जाएगा अपॉन 1.6। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 19 को अपॉन 1.6। इससे इसको काटोगे तो 6.25 आएगा। काट के देखिए, काट के देख ले, 6.25 आएगा। ठीक है, अब ये मैं मिटा रहा हूँ। अब इसको मिटाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब चार्ज का खेला खत्म। हाँ, एक चीज और चार्ज बताना, एक चीज और चार्ज में बताना है यार। इसको अगर आप देख रहे हो ये लेक्चर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट तक जरूर देखियो, क्योंकि इससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में। पूरा चैप्टर शायद आप खुद से पढ़ेंगे, मतलब बैठेंगे पढ़ने तो 2 से 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। अगर आप लगातार बैठोगे तो भी शायद आपने पिछले 1-1.5-2 महीनों से, अगर आपको शुरू में पढ़ाया गया होगा स्कूलों में, तो पिछले 1.5-2-3 महीनों से ये चैप्टर आपने देखा भी नहीं होगा। 1 घंटा टाइम है, 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के सिर्फ बैठ के सुनना है। उसके बाद मैं शॉर्ट नोट दूंगा, उसे रिवीजन कर लेना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू एनी। हो सकता है ये फॉर्मूला आपके स्कूलों में ना कराया हो, तो डरे ना। ठीक है, Q इज इक्वल टू एनी के हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन। यहां पे Q है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E है E मतलब वही E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। E जो है वो है कौन सा, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से बना सकते हो, यहां पे टोटल वो वाला क्वेश्चन कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। यहां पे टोटल चार्ज 1 कूलम पुट कर दो, एंड तुमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो निकालना है, और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 सॉल्व करो। वही क्यों आ गया रे, बुड़बक बना रहा है यार, गधा बना रहा है तुमको बक। देखो यही कैलकुलेशन तो मैंने जस्ट पहले किया था, पीछे जाके देख वीडियो में, यही डिट्टू काम किया था। अब इसको यूनिटरी मेथड से करो, ये फॉर्मूला लगा के करो। बेसिकली ये फॉर्मूला ना बकलोली है, यूनिटरी मेथड से ही डिराइव किया गया है, कोई नया नहीं है। ठीक है, बट हाँ फॉर्मूला इजीली याद हो जाता है, इसलिए आप याद कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू एनी वेयर Q इज टोटल चार्ज, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही वाला इलेक्ट्रॉन, हाँ वही वाला। ठीक है, और E क्या है, अब यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंफ्यूज मत। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जो है वो चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। बुझाया, बुझाया कि नहीं बुझाया? तो ये चार्ज की कहानी खत्म होगी। अब कंडक्टर का होता है, इंसुलेटर का होता है, और का हुआ सेमी कंडक्टर का होता है, ये सब बातें हैं। तो कंडक्टर जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्टर होगा, जो कंडक्ट नहीं करेगा वो इंसुलेटर होगा। एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं, कंडक्टर में मेटल्स लिख दे, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जो वायर यूज करते हो आप, आयरन हो गया, आयरन भी कंडक्टर है, ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ अब बेस्ट कंडक्टर पूछेगा तो सिल्वर लिख दियो, सिल्वर मतलब चांदी। ठीक है, इंसुलेटर का पता है, इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं, ये डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ यार, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट नोट रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए। इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं करेगा, मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है, रबड़ हो गया एग्जांपल, प्लास्टिक हो गया एग्जांपल, लकड़ी हो गया एग्जांपल, समझ रहे हो? तो चलो ये बातें हो गई, ये बातें हो गई। अब आगे बात करते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तो पता नहीं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अब जैसे समझ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखता है एनसीईआरटी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अभी का फ्लो फ्लो में बोल दिया, कुछ बुझाया नहीं। ये जो पोटेंशियल है ना, क्लास 11th में ना एक चैप्टर इस नाम से मिलेगा, सॉरी क्लास 12th, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल का मतलब होता है ना औकात। पोटेंशियल नहीं बोलते कि तुम में पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, टीचर्स आपको बोलते होंगे स्कूल में, ठीक है। पोटेंशियल मतलब एक लाइन में होता औकात, ठीक है। तो पोटेंशियल ना, देखो ऐसे समझो कि कोई एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब ये चार्ज है तो अच्छा एक चीज और, यार शायद मैंने बताया नहीं, तुम बोलोगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब प्लस दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, दो नेगेटिव है तो रिपेल करने की कोशिश करेगा। अब इसमें ना वो वाले क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े रीजनिंग टाइप से क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर यहाँ से, ठीक है। क्या करेगा कि ऐसे दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, ये कोई चार्ज क्यू दे देगा, ये नेगेटिव दे देगा। अब बोलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बताओ क्यू चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ कंडीशन बनाएगा और दे देगा कि फलना फलना अट्रैक्ट कर रहे हैं और फलना फलना रिपेल कर रहे हैं, और तुमको ढकना का नाम पूछेगा। मतलब ये क्या बोल दिए सर, मतलब भैया सॉरी जरा पर मत बोलना है मुझे, ठीक है। उतना मेरी अभी फिलहाल औकात नहीं है मुझे सर बोलो। खैर देखो क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसे मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे होगे तो ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े, ठीक है। क्या देगा कि एक कंडीशन बना देगा, इसका इन्होंने लिख दिया एग्जाम क्वेश्चन में लिखा होगा ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये कुछ क्यू है, इसके बारे में बताया नहीं है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। क्वेश्चन में पूछा है कि इसको बताइए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसमें क्या करेंगे, और कंडीशन दे देगा। कंडीशन क्या देगा कि मान के चलो इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। बोलेगा मान के चलो कि ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बी और सी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ऐसा कंडीशन बनाएगा। तो ऐसे आ गया, ए और बी अगर अट्रैक्ट कर रहा है मतलब ये दोनों अनलाइक है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो आंसर आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव है इसीलिए तो ये और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन मैंने बताया, थोड़े अच्छे बन सकते हैं। बस एक ही कंसेप्ट से बनेगा कि लाइक रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। अब हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरा टॉपिक था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरा समझना, कोई चार्ज क्यू है, इसका ना एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, मान के चलो इतना बड़ा इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है। यहाँ पे ना बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि इन्फिनिटी होता क्या है। टीचर बोलते हैं, मतलब मैंने देखा है भाई, इनफैक्ट मुझे यही बताया गया था एक बार, ठीक है, कि तार का कोई दूसरा एंड, जैसे कि एक लंबा सा तार है, किसी एक जगह पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो तार का दूसरा वाला एंड उसके लिए इन्फिनिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर समझा जाए तो, ठीक है। देखो ये चार्ज कोई क्यू है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट बाहर ये वाला पॉइंट इसके लिए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब वह जगह जहां आपका बस ना चले, मतलब जहां आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे देखो फिलहाल मैं अभी यहाँ खड़ा हूं ना, देखना जरा, मैं यहाँ खड़ा हूं यहाँ खड़ा हूं, हाथ ऐसे मेरा आगे, तो इस हाथ के जस्ट आगे वाला पॉइंट ना मेरे लिए इन्फिनिटी है फिलहाल। यस, मेरे हाथ के लिए, मेरे हाथ का अगर बात करूं तो इस हाथ, ये देखो ये मेरा हाथ, कैसे समझाऊं यार, फिल करने की कोशिश करियो। मान के चल मेरा हाथ इतना लंबा हो सकता है, इधर ही से दिखाता हूं, मेरा हाथ इतना लंबा हो सकता है, क्या इतना लंबा है फिलहाल। अब मेरे हाथ के लिए पूछेगा कि तेरे लिए इन्फिनिटी क्या है, तो मैं यहां से ऐसे गोल गोल घूमूंगा, बीच में दीवार आ गया, ऐसे घूमूंगा।
तो इस हाथ के जस्ट आगे, इनफैक्ट फ्यू सेंटीमीटर आगे भी कुछ है ना, जहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता है, तो वही मेरे लिए इन्फिनिटी है। समझ रहे हो? मेरे आंख के लिए बोलेगे तो इन्फिनिटी क्या है? तो मेरा आंख जहां तक देख सकता है, मुझे बहुत दूर में एक पेड़ दिखाई दे रहा है, या आपको नहीं दिख रहा होगा, मतलब खिड़की है सामने तो मुझे दिख रहा है, बहुत दूर में एक पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पीछे एक पहाड़ दिख रहा है, तो वो पहाड़ मेरे लिए फिलहाल इन्फिनिटी है। समझ रहे हो मेरी बात? जहां तक कोई भी चीज का लिमिट हो, उसके बाद वो इन्फिनिटी है। तो इस चार्ज के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट बाद वाला पॉइंट इन्फिनिटी है। तो इस चार्ज के वजह से इस फील्ड में, इस ये फील्ड बनता है, ठीक है, इस फील्ड में किसी एक पॉइंट पे मान के चलो, यहां पे पूछेगा कि इस पॉइंट ए पे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इस पॉइंट ए पे समझना यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चे रटते हैं भाई साहब, मैंने भी रटा था क्लास 10 में, ठीक है, क्लास 10 में मैंने। अब पूछेगा कि इस पॉइंट पे बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इस चार्ज के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाओगे, मतलब 1 कूलम चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस। अब इस +1 कूलम को इन्फिनिटी से यहां लाने की कोशिश करोगे। मान के चलो, जनरली हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बारे में सोचते हैं, ये प्लस। अब ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जैसे लाऊंगा, वैसे ये चाहेगा ना कि इसको रिपेल करके बाहर भेजा फेंक दे, नहीं बुझाया, सुन जा। इसको मैं जैसे आगे लाऊंगा, ये चाहेगा कि इसको रिपेल करके बाहर फेंक दे, रिपेल करके बाहर फेंक दे। अब इसका मतलब मुझे धकेलते हुए धीरे धीरे स्पीड में भी नहीं लाना है, ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता वहां पे, विदाउट एक्सेलरेशन के लाना होता है। इसको मैं धीरे 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 धकेलते हुए इस पॉइंट तक लेके जाऊंगा। तो मैं जो धकेलने में जो काम कर रहा हूं ना भाई साहब, जो वर्क मैं डन कर रहा हूं, जो वर्क डन मैं कर रहा हूं, वही वर्क डन इस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा समझ में आया? फील आया? फील आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या? रट तो हम लोग लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब डेफिनेशन को जरा ध्यान से सुनो, यही डेफिनेशन आपकी कॉपी में लिखा है क्या हुआ, या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क, इज द वर्क, इज द वर्क टू मूव, टू मूव अ यूनिट, यूनिट मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा, इस जगह का कुछ और होगा। हाँ, यह शायद ज्यादा दम लगाना पड़े, ऑफकोर्स यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। इस जगह पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि दो पॉइंट में सेम हो जाए, जैसे कि यहां से अगर मैं एक सर्कल बना लूं, तो वो उस सर्कल के हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। खैर, क्या बोल रहा हूं, इस चार्ज को सेंटर मानते हुए सर्कल बना, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पूरा इन्फिनिटी से उस पॉइंट में लाने तक जो हम लोग वर्क करते हैं, वही वर्क इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया। अब एक बार डेफिनेशन को ना ध्यान से पढ़ना, मैंने जो समझाया अभी पिछले 2-4 मिनट 5-10 मिनट में, वही है और कुछ नहीं है। अब सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया, अब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है बहुत आसान। अले मेरा कलम बदमाशी करता है, चलो। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जरा समझिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भैया? पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, दो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को घटा दो। मतलब यहां से यहां करने में कुछ वर्क करना पड़ा, वो इस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मान के चलो मैं उसको VA लिखता हूं, VA लिखता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का। अगर इस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां मैं लाऊं B पॉइंट पे, तो वो जो वर्क करूंगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट B का होगा,
होई ना होई, होई। तो ये दोनों को मैं घटा दूंगा ना, तो यहां का इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। बुझाया? बुझाया कि नहीं? इसको यहां से यहां लाने में जो वर्क लगेगा और इसको यहां से यहां लाने में जो वर्क लगेगा, मान के चलो ये पॉइंट यहां है, तो सामने है ना, तो इसमें ज्यादा वर्क लगेगा। ये आप कैसे बोले भैया क्लास 12 में पढ़ना बहुत, अभी छोड़ो। इसमें ज्यादा वर्क लगेगा, इसमें कम वर्क लगेगा। और एक्चुअली मैं बताऊं, अगर मैं इसको यहां से फिर यहां लाऊं ना, तो उतना ही वर्क लगेगा जितना एक्स्ट्रा वर्क बचा। मतलब नहीं समझे भैया? यहाँ का पोटेंशियल वी ए, यहाँ का पोटेंशियल वी बी, वी ए माइनस वी बी निकाला तो कुछ भी आया, वी ए माइनस वी बी निकाला तो कुछ आया यार, हमको भी नहीं पता, कुछ भी आया। मान के चलो ये 10 होता, ये 8 होता, तो 2 आता। तो मैं अपने पहले यहाँ पे ले, उसके बाद अब जब मैं यहाँ ले आऊंगा, तो यहाँ से यहाँ लेने में जो वर्क करना पड़ेगा ना, वो वी ही करना पड़ेगा। आई होप थोड़ा मोड़ा क्लियर हुआ। क्लियर हुआ यार? बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहां से यहां लेने में उतना ही वर्क करना पड़ेगा। Potential difference between 2 points is defined as work done to move a unit positive charge from one point to another. यहां से यहां उठा के रखने में जो वर्क लगेगा, वही दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। बुझाया बात? अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ना वोल्टेज बोलते हैं। हाँ, वही वोल्टेज जो हम घटाते बढ़ाते हैं, वही वोल्टेज जो घर में मोटर चलता है तो बोला जाता है कि 200 पे कर दो, 250 पे कर दो, 250 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 200 पे कर दो, 150 पे कर दो। बुझाया? ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं। अब हम लोग जरा वोल्टेज की बात करते हैं। किसकी बातें करते हैं? वोल्टेज की, वोल्टेज की बातें करते हैं। ध्यान से सुनना, सिर्फ बातें ध्यान से सुनो, सब कुछ याद होता चला जाएगा। चार्ज खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं। बहुत पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं। अब ये वोल्टेज का जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट, ऐसा यूनिट वोल्ट। बट वोल्ट तो एक साइंटिस्ट का नाम है यार, बेसिकली ना। अब यहां समझो, इससे डेफिनेशन इसका देखना, मतलब सॉरी फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला को पढ़ना। वर्क डन अपॉन चार्ज, यहीं से तो आएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वैल्यू पुट करके तो आ जाएगा। ये फॉर्मूला कभी ना भूलियो, क्लास 10th के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है। इनफैक्ट पहला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th का, वो यही है। V इज इक्वल टू वोल्टेज, W वर्क डन, Q चार्ज। ये फॉर्मूला पुट करेंगे, इसी से क्वेश्चन आएगा। वर्क डन दे देंगे, चार्ज दे देंगे, वोल्टेज पूछ लेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे। बुझा बात? पोटेंशियल डिफरेंस के सारे क्वेश्चन, ठंडा बहुत है यार, पोटेंशियल डिफरेंस के सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, वर्क डन अपॉन चार्ज से, ठीक है। अब यहां से यूनिट हम लोग निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, यहीं से यूनिट निकलता है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है बच्चा? वर्क डन, ये W इज इक्वल टू वर्क डन, Q इज इक्वल टू चार्ज है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जूल। और चार्ज का थोड़ी देर पहले बताया था, कूलम। कूलम का स्पेलिंग अगर गलत हो तो संभाल लेना यार। तो जो वोल्टेज का जो यूनिट आ जाएगा, वो जूल पर कूलम आ जाएगा। इसी जूल पर कूलम को हम लोग प्यार से वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। अब एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ गया, पूछ दिया कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज। अब तुम वोल्ट ढूंढे जा रहे हो, ढूंढे जा रहे हो, ऑप्शन में है ही नहीं। एग्जामिनर खेल जाएगा, एग्जामिनर खेल जाएगा भाई साहब। वोल्ट ढूंढे जा रहे हो, ढूंढे जा रहे हो, है ही नहीं। जूल पर कूलम दिया हुआ है, अब तुमको पता नहीं जूल पर कूलम भी होता है कुछ। तो वास्तविकता में ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज जो ना जूल पर कूलम ही होता है। इसको हम लोग प्यार से वोल्ट बोलते हैं। इनफैक्ट उन साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए, फ्यूचर में लोग उन्हें भूल ना जाएं, बहुत सारे साइंटिस्टों के साथ ऐसा किया गया है। फ्यूचर में लोग उन्हें भूल ना जाएं, इसीलिए इनफैक्ट जब बच्चा वोल्टेज के बारे में पढ़े तो इन साइंटिस्ट को याद करे। बुझाया बात? बुझाया बात? बुझाया मतलब समझ आया बात, ठीक है।
मैं रीजनल लैंग्वेज यूज कर लेता हूँ कई बार, अगर लोग कहीं बाहर से देख रहे हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा उनको। बुझाया मतलब समझ आया, ये मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। जूल पर कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं। क्लियर है बात? भाई कुछ नहीं पूछेगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है डिफाइन 1 वोल्ट, सबसे घटिया क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन। डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट अगर लाना है, इस वी को 1 लाना, मतलब वर्क डन को 1 कर दो और कूलम को 1 पुट कर दो, 1/1, तभी तो 1 वोल्ट आएगा। अब इसी को डिफाइन करना है, स्टेटमेंट कॉपी में आपके लिखा हुआ होगा, लिख देना भाई कि वर्क डन व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done to move a 1 coulomb of charge, then the potential difference is 1 volt। बुझाया कुछ? चलो अब वोल्टेज की कहानी खत्म करते हैं, मतलब खत्म हो ही गया है, अब करंट की बात करते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज वो हमेशा 2 पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। मतलब VA मैंने लिखा था ना, तो वोल्टेज फ्लो नहीं करता है तार में वोल्टेज फ्लो नहीं करता है। मान के चलो ये तार है, ये स्किपिंग रोप है, मान के चलो ये तार है, मतलब वो इलेक्ट्रिक वायर है। अब इस तार में सुन 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 सुन, वोल्टेज फ्लो नहीं करता है, फ्लो जो करता है वो करंट करता है, और वोल्टेज और करंट एक चीज नहीं होता है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, सोचते हैं वोल्टेज करंट एक चीज ना, वोल्टेज और करंट अलग अलग चीज, ठीक है। वोल्टेज 2 पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। इस पॉइंट, मान के चलो, शायद आपको कैमरा में दिख रहा नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, आई थिंक दिख रहा होगा, यस, छोटा लेके चल दिख तो, मान के चल ये वायर है, ये वायर इतना लंबा, इस पॉइंट के बीच में मेरा उंगली देख, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो वोल्टेज होगा। और 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही करंट फ्लो करता है। मतलब मान के चलो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ का 10 वोल्ट, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 5 5, तो करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। अरे नहीं समझे, ये पहाड़ इतना बड़ा पहाड़, हिमालय पर्वत को, ये पहाड़ में यहाँ पानी है, यहाँ कुछ पानी का स्रोत है और यहाँ भी पानी का स्रोत है, तो ये वाला पानी ऊपर चढ़ेगा, ये ऊपर वाला पानी नीचे आएगा। कॉमन सेंस, ऊपर वाला पानी नीचे आएगा, काहे आएगा पता है? क्योंकि कोई भी चीज ना अपने जीवन में अपना पोटेंशियल कम करना चाहता है, पोटेंशियल कम होके स्टेबल होता है। ये बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, हाँ मैं मान रहा हूं ग्रेविटेशन की वजह से गिर रहा है, बट वास्तविकता में क्या है, ग्रेविटेशन चाह रहा है ना, ये बॉडी चाह रहा है किसका है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम हो जाए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसा भी कुछ होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ है, जब ये नीचे जाएगा तो धीरे धीरे से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, वही चीज यहाँ हो रहा है। यहाँ पे इसके पास कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वाटर के पास अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाह रहा है। सेम चीज, जो चीज यहाँ पानी के साथ हो रहा है, नदी हमेशा ऊंचे जगह से नीचे जगह की ओर बढ़ती है, काहे? क्योंकि वो अपना पोटेंशियल कम करना चाहती है। या ऐसे समझो, कोई भी चीज दुनिया में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करती है, या करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करती है। ऐसे समझो, अगर दोनों जगह का पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, तो दोनों जगह का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता, मतलब वोल्टेज 0, मतलब करंट बहता ही नहीं। ऐसे वीडियो शायद आपको यूट्यूब में दिख जाएंगे। अगर यहाँ पे 10,000 वोल्ट है, 10,000 वोल्ट, और यहाँ पे 10,000 वोल्ट, और मैंने कुछ ऐसा सेटअप लगाया, कभी जीवन में करना मत, घर में मैं बता रहा हूँ, कभी जीवन में मत करना, ठीक है। 10,000 वोल्ट को अगर, मैंने भी नहीं किया, वेंडिग्राफ जनरेटर वगैरह यूज करके किया जाता है, अगर आप छू ले, दोनों जगह 10,000 वोल्ट है, बट दोनों जगह का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, 10,000 यहाँ 10,000 तो भाई बच जाओगे, फिर तो कोई करंट नहीं बहेगा, कुछ झटका नहीं लगेगा।
लेकिन घर में मत करना, आप नहीं कर पाओगे उस तरीके से। साइंटिस्ट बहुत दिमाग से करते हैं, इनफैक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, कभी मत करना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में जाके तार ऐसे पकड़ के लटक गए, पता चला लटक गए, ठीक है, कभी मत करना। वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता, अलग अलग हो ही जाता है, इसलिए तो करंट बह रहा है ऑलरेडी, इसलिए तो करंट ऑलरेडी वहाँ पे बह रहा है, करंट बह जाएगा आपके बॉडी से, ठीक है, वैसा कभी मत करना। बट हाँ, दो जगह का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो मतलब सॉरी पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और करंट नहीं बहता, ठीक है। ये बात समझ में आई कि चीजें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहती है। सेम चीज करंट के केस में भी होता है, सेम चीज करंट के केस में भी होता है। वोल्टेज क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे करंट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे करंट क्या होता है। करंट करंट क्या होता है, अब हम करंट क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो यार करंट डिस्कस करने से पहले दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, पूछा जाता है डिवाइस यूज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। भाई ये वर्ड को ना बहुत ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इनफैक्ट काफी एग्जाम में आपके हो सकता है अभी तक आपके स्कूलों में एग्जाम हुआ होगा उसमें ये क्वेश्चन आया होगा, और शायद आपने गलती भी करा होगा, मेंटेन ना देख के मेजर पढ़ लिया होगा, वोल्ट मीटर लगा दिया होगा। ध्यान सुनो, अगर पूछे कि डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, तो आंसर होगा बैटरी या सेल, दोनों में से कुछ भी लिख देना चल जाएगा, ये दोनों देना, बैटरी और सेल। अगर क्वेश्चन आया कि डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, तब आंसर आएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मेजर करता है और बैटरी एसएल मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए तो बैटरी एसएल लगाया हुआ रहता है। बैटरी अगर सर्किट में लगाया तो करंट बहते रहता है, इन्हें कि शुरू में करंट फ्लो करता है फिर बंद हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता। अब बैटरी लो हो जाएगा, बैटरी डाउन हो जाएगा तो अलग बात है, समझ में आया। अगर मेजर पूछे तो वोल्ट मीटर, मेंटेन पूछे तो बैटरी या सेल, ठीक है। वोल्ट मीटर जो होता है वो कनेक्ट कैसे किया जाता है, बहुत खास क्वेश्चन, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको पैरेलल पता होगा, चैप्टर आपने एक बार पढ़ाया तो, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं करंट की। करंट कुछ नहीं होता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका अगर फॉर्मूला डिस्कस करें तो चार्ज पर यूनिट टाइम, Q इज इक्वल टू चार्ज, ये T टाइम है, मतलब जरा इसको थोड़ा सा फील कर ले, फील कर ले, फील कर ले। अगर ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा किसी वायर से, ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, 10 कूलम चार्ज, 50 कूलम चार्ज, 100 कूलम चार्ज, जितना ज्यादा करंट चार्ज फ्लो करेगा उतना करंट ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर कम टाइम में फ्लो करेगा तो भी ज्यादा। मान के चलो ऐसे एग्जांपल समझो कि 20 कूलम चार्ज आपके बॉडी से फ्लो कर रहा है, 20 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1000 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1000 सेकंड में। तो जो करंट आएगा, सॉल्व कर ले, 0.02, क्या यही आएगा? यस, 0.02 एम्पियर, एम्पियर यूनिट होता है करंट का। अगर आपके बॉडी से 20 कूलम चार्ज 1000 सेकंड में फ्लो किया है तो 0.02, ये 1000 नहीं, चलो 10,000 कर लेते हैं, 10,000 करते हैं तो 0.002 एम्पियर, ठीक है। ये आपको झटका लगेगा, आपको फील होगा थोड़ा सा झटका, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ाओगे, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ाओगे और फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर यही 20 कूलम चार्ज, ध्यान से सुनना, रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट मतलब कितना कम टाइम में फ्लो कर रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसमें मैं खास इंपैसिस इसलिए दे रहा हूं। अगर यही 20 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पार हो जाए ना, 20 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पार हो जाए, मतलब 20 एम्पियर करंट आपके बॉडी से पार हो जाएगा। और 20 एम्पियर ना बहुत ज्यादा करंट होता है। 20 एम्पियर करंट आपके अगर बॉडी से फ्लो कर गया ना भाई साहब, 1 सेकंड नहीं जिंदा रह पाओगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, आग लग जाएगा, जल जाओगे, मर जाओगे, समझ रहे हो। 20 एम्पियर करंट बहुत ज्यादा। सोचो ना, 20 कूलम यहां भी, 20 कूलम यहां भी, दोनों जगह 20 कूलम चार्ज ही फ्लो कर रहा है, बट यहां 10,000 सेकंड में कर रहा है तो तुझे झटका लग रहा है। और वही 20 कूलम अगर 1 सेकंड में पार हो जा रहा है, आपकी बॉडी से क्रॉस कर जा रहा है, तो आपको झटका लगने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, आप भी पार हो जा रहे हो। बात समझ रहे हो। तो ये फॉर्मूला याद रखियो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यही है, ठीक है। यूनिट अगर बात करें तो यहां पे ऐसे देखो, इसका कूलम, इसका टाइम का सेकंड, कूलम पर सेकंड,
जिसको हम लोग प्यार से एम्पियर बोलते हैं, अगेन साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक है, अगर डिवाइस बोले, डिवाइस हम लोग एमीटर यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, करंट कितना फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर वायर से, एक पर्टिकुलर सर्किट से, उसको मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर यूज करते हैं। एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमीटर कनेक्ट कैसे करते हैं और रेजिस्टेंस इसका लो होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बात बुझाया, बात बुझाया। अब सुनो, अब जरा सुनना, अब मैं कुछ कुछ बातें बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, शॉर्ट आउट में आपको सब मिलेगा। क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, तो सुन, इधर इधर मेरी तरफ देख, इधर देख, अरे इधर देखो यार। अगर क्वेश्चन पूछे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, तो आंसर आप देंगे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर क्वेश्चन पूछे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप आंसर दोगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्या बोले भैया, नहीं समझ में आया? ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, इधर देख। अगर क्वेश्चन पूछे, आंख बंद कर, आंख बंद करो, सिर्फ मेरी आवाज। अगर क्वेश्चन पूछे कि करंट कहां से फ्लो कर रहा है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉन का रियल फ्लो कहां से कहां तक है, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बात समझ में आया? समझ में आया? उसके बाद सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने आपको बोल सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम के एलिमेंट्स के सारे सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। सिंबल्स आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आप एक बार देख लेंगे। ओपन स्विच का क्या होता है, क्लोज स्विच का क्या होता है, बैटरी का क्या होता है, सेल का क्या होता है, ठीक है। सर्किट में एक ऐसे ही ड्रॉ करके देख रहा हूं, मतलब दे रहा हूं। ये रेजिस्टर बोला जाता है इसको। जिस बॉडी के पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, उस चीज को रजिस्टर बोलते हैं। बच्चे रेजिस्टर और रेजिस्टेंस को सेम समझते हैं। रजिस्टर एक वस्तु का नाम है, एक सामान का नाम है, एक चीज का नाम है रजिस्टर, और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। बात बुझाया? तो ये एक रजिस्टर, ये जो है ना, ये लंबा लंबा ये वायर है। अब इसमें लगा ले भाई, ले वोल्ट मीटर में लगा लूंगा। वोल्ट मीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा मन में एमीटर लगा लूं, एमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी लगा लूं, 3 सेल वाली बैटरी। ये ना कोई भी एक डंडी को गिनना, ये बड़ा वाला डंडा, छोटा वाला डंडा, बड़ा वाला डंडा, छोटा वाला डंडा। एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला डंडा से एक सेल बनता है, ठीक है। एक बड़ा वाला डंडा और एक छोटा वाला डंडा से एक सेल बनता है। तो 2 सेल बनाना है तो 2 बड़ा वाला डंडा, 2 छोटा वाला डंडा यूज करेंगे, ठीक है। और अगर बड़ा से शुरू कर रहे हो तो छोटा में खत्म करना, ठीक है। उसके बाद स्विच बना ले, स्विच बना ले। स्विच ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे बना सकते हो। ये ओपन स्विच बोला जाता है। ये स्विच ओपन है, मतलब अभी सर्किट ओपन है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। बल्ब मैंने लगाने का, लगा ले बल्ब। तो आपको सर्किट डायग्राम्स ड्रॉ करने आ सकता है। अगर इस स्विच को मैं क्लोज कर दूंगा, स्विच क्लोज हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ऐसे वाला रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके बुक में सिंबल दिया हुआ है, आप देखेंगे, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। करंट का डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। करंट यहाँ, ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और ये छोटा वाला नेगेटिव होता है। बड़े वाले से निकलेगा और फ्लो करेगा, सिंपल। और ये इधर से इंटर करेगा, ठीक है। बुझाया? बुझाया? बात समझ में आया? दिखाई दे रहा ना यार? सर्किट डायग्राम समझ में आया? अब ऐसे ही बहुत सारे सर्किट डायग्राम्स आपको बनाने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहां पे पॉजिटिव है ना, तो यहां पे पॉजिटिव लिखियो, यहां पे नेगेटिव, फिर यहां पे पॉजिटिव, फिर यहां पे नेगेटिव, कुछ नहीं करना। पॉजिटिव से स्टार्ट किया, 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 लिख दिया, ठीक है। सर्किट डायग्राम समझ में आ गया? सर्किट डायग्राम समझ में आ गया भाई साहब। अब नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम नाम के साइंटिस्ट थे, ओम नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक लॉ दिया था, एक लॉ दिया था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट जो फ्लो करेगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाते जाओगे, करंट उतना बढ़ता चला जाएगा।
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर अभी 50 वोल्ट, ऐसे समझो ना यार, वोल्टेज बढ़ाते हो, वोल्टेज बढ़ाते हो, ले घुमा घुमा के बढ़ा रहे हो, जीवन में कभी बढ़ाए होगे कभी ना कभी। वोल्टेज जब तुम घुमा के बढ़ाते हो, एकदम घुमा के जब बढ़ाते हो, तो जो बल्ब है वो ज्यादा जोर से काहे चमकता है? काहे चमकता है? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो भाई बल्ब जोर से चमकेगा। बुझाया बात? वोल्टेज बढ़ाने से जोर से चमकता है ना, बस वही कारण है। ठीक है, तो वोल्टेज अगर आप बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, बट ये कंडीशन लिखना मत भूलना एग्जाम में। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस आर कांस्टेंट, मींस टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा आर कांस्टेंट, लिखा हुआ है आपके बुक में, देखो ये वर्ड नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर सीधा काट देगा भाई साहब, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर लिख के आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ओम्स लॉ पूरा पूछ रहा है तो डेफिनेशन में आप लिखोगे कि इफ ऑल द कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पे एक क्या बोलते हैं, कांस्टेंट आता है। ठीक है, कांस्टेंट आता है, ठीक है, जिसको हम लोग आर बोलते हैं। तो ये याद रखना, V इज इक्वल टू आई आर इज द ओम्स लॉ, जीवन भर याद रखना, मरते दम तक याद रखना, फिजिक्स जब तक पढ़ोगे जीवन में तब तक याद रखना। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये है ओम्स लॉ का इक्वेशन, ओम्स लॉ का इक्वेशन। इससे भर भर के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मतलब आपने करा होगा। ठीक है, वोल्टेज दे देगा, करंट दे देगा, कुछ भी दो चीज दे देगा, तीसरा पूछ लेगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना, V इज इक्वल टू आई आर, काम बन जाएगा आपका, काम बन जाएगा। बात बुझाया? बात बुझाई कि नहीं? अब हम आगे बात करते हैं। स्पीड चल रहा है क्या? थोड़ा स्पीड चलेगा यार। मैंने ध्यान से देखा कि सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह समझाने में मैं 40-45 मिनट ले लिया, और मैंने सोचा था कि 1 घंटे में पूरा चैप्टर करा दूंगा, तो शायद 1 घंटे में पूरा चैप्टर ना हो पाए, दो छोटे छोटे वीडियोस आ जाए 1 घंटे के। ठीक है, बट इस वीडियो में अच्छा खासा पार्ट को जरूर कवर कर लेंगे। अब जरा देखिए, अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो समझो। रेजिस्टेंस होता है किसी भी बॉडी का करंट को अपोज करने की क्षमता को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, करंट को रोकने, आने से रोकने की कोशिश करता है वो, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल सा बात है, रेजिस्टेंस मतलब किसी भी चीज को अपोज करने की क्षमता। अगर आपको, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ठंड लगती है फिर भी स्वेटर नहीं पहनते, क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हुआ हुआ है ठंड के प्रति, समझ रहे हो? तो वैसे ही है, ठंड को वो अपोज कर पाते हैं, बहुत को नहीं कर पाते हैं, किसी का रेजिस्टेंस हाई है ठंड के प्रति, किसी का लो है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो वैसे ही रेजिस्टेंस करंट के प्रति यहां पे होता है, करंट के लिए होता है। तो रेजिस्टेंस जो है ना, यहां जरा समझना, रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा डेरिवेशन आपको आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है ना, सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको जरा फील कर, मेरे टीचर ने मुझे जैसा क्लास 10th में बताया था सेम तरीका मैं यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, बहुत मजे तरीके, मतलब मजेदार तरीके से बताया था। ऐसा समझो कि स्कूल छुट्टी हुआ, स्कूल छुट्टी हुआ, स्कूल के सारे बच्चे रोड में, ठीक है, स्कूल छुट्टी हुआ, रोड सामने है, अब घर जा रहे सब। अब एक बच्चा, स्कूल के सारे बच्चे जब रोड में है तो भीड़ भड़ाका हो जाता है यार, काफी, एक स्कूल में 1000-2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, छुट्टी होगा तो भीड़ तो काफी होगा। ठीक है, अब पूरा रोड, ये रोड बा, ये रोड बा, एक बच्चे का घर यहां है और दूसरे बच्चे का घर यहाँ है। अब यहां से सारे बच्चे रोड में जा रहे हैं, पूरा भीड़ भड़ाका काफी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ भड़ाका काफी चल रहा है। अब जरा समझो, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, एक को यहां पहुंचना है, एक को यहां पहुंचना है। देखिए जरा, एक को यहां पहुंचना है, एक को यहां पहुंचना है, ज्यादा कष्ट किसको होगा? पूरा धक्का मुक्की चल रहा है, बहुत भीड़ है, एकदम धक्का मुक्की ऐसे करके सब जा रहे हैं। अब ज्यादा कष्ट किसको होगा यहां से यहां जाने में? मतलब यहां से यहां जाने वाले को ज्यादा कष्ट होगा, यहां से यहां जाने वाले को? ऑफकोर्स, जिसका रास्ता लंबा है भाई साहब, जिसका रास्ता लंबा है उसको कष्ट ज्यादा होगा, ज्यादा समय तक इस पर्टिकुलर टाइम में भी उसको धक्का मुक्की फेस करना पड़ेगा, पड़ी ना पड़ी?
पड़ी। तो मतलब लंबा रास्ता जिसका उसका उसको ज्यादा कष्ट, मतलब उसको ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना। बुझाया? मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जिसके घर का रास्ता ज्यादा लंबा, उसको ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ज्यादा कष्ट होगा। बात बुझाया? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। थोड़ा फील आया? मैंने शायद कम टाइम में समझा दिया, मेरे टीचर ने ज्यादा टाइम लेके समझाया था इसी को। समझ में आया? जिस बच्चे का घर दूर में रहेगा उसको रोड में ज्यादा समय तक चलना पड़ेगा तो ज्यादा कष्ट होगा। समझ में आया? समझ में आया? ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ होता है, बच्चे समझ नहीं पाते। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ गया मेरा तार? हाँ, ये तार बा, ये तार है, इसको मैं ऐसे काट दूं और ऐसे करके देखो, ऐसे ऐसे करके यहां से देखो, जैसे देखो, मान के चलो कि ये एक तार है। तो ये एक तार है, ये पूरा लंबा तार है। इसको मैंने अब यहां से देखना स्टार्ट किया। ये जो दिख रहा है ना, फोकस हो जा भाई, हाँ हो गया। ये जो दिख रहा है ये वाला एरिया, ये ही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वाला एरिया को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। और ये जो लंबाई दिख रहा है ये लेंथ ऑफ वायर है। ये लेंथ ऑफ वायर है, ये वाला, ये लेंथ ऑफ वायर है। ये वाला चीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। समझ में आया बात? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया हो तो दूसरा जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अभी का है, कैसे समझो जरा, उसी एग्जांपल से समझते हैं। अब दूसरे स्कूल की बात करते हैं। उस स्कूल से घर जाने के दो रास्ते, स्कूल छुट्टी हुआ, स्कूल से घर जाने के दो रास्ते। एक रास्ता थोड़ा पतला है, एरिया कम है रास्ते का। एक रास्ता थोड़ा चौड़ा है, काफी एरिया है, ठीक है। एक रास्ता पतला है, एक रास्ता चौड़ा है। तो अब एक आदमी है, एक दिन घर इसका यहाँ है, घर एक ही जगह है, ठीक है। अब एक दिन इस रास्ते से जाता है, एक दिन इस रास्ते से जाता है, तो ज्यादा कष्ट किस में होगा? कष्ट ज्यादा किस में होगा? छोटे वाले रास्ते में ना धक्का मुक्की ज्यादा होगा, बड़ा वाला रास्ता है तो आराम से लोग जाएंगे, समझ लो। चौड़ा रोड है भाई, आराम से लोग जाएंगे। पतला रोड है तो ज्यादा, टाउन में जहां पे छोटी गलियां होती है वहां पे ट्रैफिक ज्यादा लगता है ना। अब हाईवे में तो जल्दी ट्रैफिक नहीं लगता है। हाईवे में तुम जा रहे हो कहीं से, ठीक है, बड़ा हाईवे एकदम 6 लेन है, उसमें कंपेरेटिवली कम ट्रैफिक लगता है ना, रादर देन आपके टाउन के अंदर जो 2 लेन वाला रोड है वहां पे दुकानें हैं वगैरह है तो वहां पे ज्यादा भीड़ लगता है। मतलब एरिया बढ़ जाने से रेजिस्टेंस कम हो गया, एरिया बढ़ जाने से रेजिस्टेंस कम हो गया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फील आया थोड़ा? शायद इस एग्जांपल से आप भूलेंगे नहीं कभी। मैं अभी भी इनफैक्ट इसके आगे जो फॉर्मूला डिराइव करने वाला मुझे नहीं याद रहता है फॉर्मूला, बट इस एग्जांपल से मुझे पूरा याद रहता है, तुरंत मैं डिराइव कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां से बात आएगा, तीसरा जो फैक्टर होता है जिस पर डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, अगर कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस लो होगा। कंडक्टर मतलब इजीली करंट को फ्लो करने दे रहा है ना, तो रेजिस्टेंस लो है। अगर इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसीलिए करंट को फ्लो करने ही नहीं दे रहा है। समझ में आया? अगर कॉपर है तो रेजिस्टेंस, कॉपर है मान के चलो, एक कॉपर है एक नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस सॉरी, और कॉपर का लो होता है, इसलिए तो कॉपर एक गुड कंडक्टर है, हम लोग वायर यूज करते हैं, ठीक है। चौथा टेम्परेचर, टेम्परेचर। अब जरा सुनो, टेम्परेचर बढ़ाने से ना मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये याद ही कर लो, ठीक है। ये क्लास 12th में बहुत डिटेल में आपको समझाया जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज आता है वगैरह वगैरह, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज का तरीका है मेरा लिखने का, ठीक है, इंक्रीज होता है। अब इसके हेल्प से हम लोग
डेरिवेशन कर लेंगे। ये दोनों क्या हम लोग लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया जाता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इस सिंबल को रो बोलते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रो एक ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो रेजिस्टिविटी है, एल जो है वो लेंथ है, और ए जो है वो एरिया है। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से भाई साहब भर भर के क्वेश्चन बनते हैं कि लेंथ को 4 गुना कर दे तो क्या होगा, एरिया को हाफ कर दे तो क्या होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इक्वेशन बना के आप वो लोग सॉल्व करना सीखे होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बताना मेरा मेन मोटो था, और इसको कैसे डिराइव करते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं? तो चैप्टर का शुरू वाला पार्ट लगभग कवर हो गया है। एक और लेक्चर मैं अपलोड करूंगा 1 घंटे के आसपास का, वो भी होगा, उसमें पूरा कवर कर दूंगा और कोशिश करूंगा शॉर्ट नोट आज के वीडियो के अंदर ही मैं दे दूं। बात समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए पढ़ाई करिए।